हेलो नमस्कार साथियों, मैं संचित भारती आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन स्टडी पॉइंट पर आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं सब साथी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। साथियों, हमारा जो सेशन चल रहा है और उसी सेशन को आगे बढ़ाते हुए आज हम फिर आपके लिए जो हमारा चैप्टर चल रहा था राष्ट्रपति भाग 5 और उसी से रिलेटेड आज दूसरा पार्ट हमारा होगा जो कि राष्ट्रपति से रिलेटेड होगा और उसी में हम आज जानकारी करेंगे राष्ट्रपति के पद के बारे में, कब कैसे किस तरीके से रिक्त होता है और कैसे उसको भरा जा सकता है और कितने दिनों में भरा जा सकता है। इन सारी बातों के बारे में आज हम विस्तृत चर्चा करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज के सेशन को। यहाँ पे लिखा है राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट आपका किस भाग में है, तो भाग 5 में है। ठीक है साथियों, तो बात करते हैं अनुच्छेद 61 तक हम पढ़ चुके थे जिसमें हमने महाभियोग की प्रक्रिया को पढ़ा था और उसके बाद में ये हमने जाना था कि महाभियोग प्रक्रिया में किसके माध्यम से कितने लोकसभा सदस्य होने चाहिए जिसके माध्यम से पास होना चाहिए, कितने राज्यसभा में सदस्य पास करें और कितने दोनों सदस्य मिलकर प्रस्ताव लाते हैं, किस इसमें पेश किस सदन में पेश कर सकते हैं, लोकसभा में या राज्यसभा में। तो ये सारी बातें हमने पिछले वीडियो में पढ़ी थी और आज हम शुरुआत करेंगे अनुच्छेद 62 से। ठीक है, तो अनुच्छेद अगर 62 की बात की जाए, अनुच्छेद 62 आपका कहता है कि राष्ट्रपति पद की रिक्त पूर्ति। ठीक है, किसकी? तो राष्ट्रपति पद अगर खाली है तो उसकी रिक्त पूर्ति कैसे की जाएगी और अगर पद खाली है तो कैसे खाली हुआ है, इसका क्या तरीका हो सकता है, क्या कारण हो सकता है। तो राष्ट्रपति के रिक्त पूर्ति की अगर बात की जाए तो इसमें हम देखते हैं कि राष्ट्रपति का पद 5 परिस्थितियों में रिक्त हो सकता है। कितनी परिस्थितियों में रिक्त हो सकता है? तो 5 ऐसे कारण हो सकते हैं जिनके कारण ये क्या होगा कि राष्ट्रपति का पद खाली हो सकता है। जैसे कि पहला कारण है कार्यकाल की समाप्ति। जब राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त हो जाए, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। शपथ लेने के दिन से लेकर 5 वर्ष तक जैसे इसके पूरे होंगे राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इसका क्या जाएगा जब कार्यकाल की समाप्ति हो जाएगी। पहली बात तो ये हो गई। और कार्यकाल होता कितने वर्ष का है? तो 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। ठीक है, 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं हम। दूसरी बात है कि महाभियोग। जब राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया लगा दी जाए और इसके माध्यम से राष्ट्रपति को हटा दिया जाए तो क्या कहेंगे उसको हम? दूसरी बात हो जाएगी महाभियोग। और महाभियोग लगता है किसके माध्यम से? तो अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। उसके बाद करेंगे तीसरा तरीका है वो त्याग पत्र। अगर राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र दे दे, जब राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र दे देगा तब क्या जाएगा, तब भी राष्ट्रपति का पद खाली हो जाएगा। और राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र देता किसको है? तो राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देता है और उपराष्ट्रपति इस बात की सूचना लोकसभा अध्यक्ष को देते हैं कि इनका त्याग पत्र जो है वो हमको मिल चुका है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं मृत्यु की। अगर किसी कारणवश जो राष्ट्रपति है उनकी मृत्यु हो जाती है तो भी राष्ट्रपति का पद खाली हो सकता है। और सबके बाद 5वीं बात हमारी है कि निर्वाचन वैध होने पर, अवैध होने पर। ठीक है, निर्वाचन अगर अवैध घोषित कर दिया जाए तो भी राष्ट्रपति का पद खाली हो सकता है। ठीक है, कैसे? निर्वाचन अवैध होने पर भी राष्ट्रपति का पद खाली हो सकता है। तो हमने आपको बताया कि राष्ट्रपति का पद 5 परिस्थितियों में रिक्त हो सकता है। पहली बात हो गई कि कार्यकाल की समाप्ति अगर हो जाए। दूसरी बात हो गई हमारा महाभियोग अगर लगा दिया जाए। तीसरा है त्याग पत्र अगर राष्ट्रपति दे देता है। और चौथा है कि अगर किसी स्थिति में उनकी मृत्यु हो जाती है और या फिर निर्वाचन अवैध हो जाए। तो ऐसी स्थिति में 5 परिस्थितियां ऐसी हैं जब राष्ट्रपति का पद खाली हो सकता है। ठीक है, उसके बाद करते हैं हम नोट में हमें लिखा है कि नोट में क्या लिखा है? नोट में लिखा है भैया कि राष्ट्रपति पद कभी भी खाली नहीं रहता। ठीक है, जब पद खाली हो तो 6 माह के अंदर इलेक्शन हो जाने चाहिए। ठीक है, 6 माह के अंदर क्या होना चाहिए भैया? चुनाव हो जाना चाहिए। और पहली बात तो यह है कि राष्ट्रपति का पद कभी भी खाली नहीं रहता है। जब तक दूसरा व्यक्ति राष्ट्रपति नहीं बनेगा तब तक जिस राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त हो चुका है वो पद पर बना रहेगा। और साथ ही अगर ऐसी स्थिति में कि वो राष्ट्रपति नहीं भी है तो क्या हो सकता है कि तुरंत कार्यवाहक राष्ट्रपति को चुना जाएगा जो कि तब तक के लिए कार्यभार संभालेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा नोट में कि राष्ट्रपति पद कभी भी खाली नहीं रह सकता है। और जब पद खाली हो तो 6 माह के अंदर, कितने माह के अंदर? मिनिमम या कह सकते हैं मैक्सिमम। ठीक है, मैक्सिमम 6 माह के अंदर
क्या होगा, इलेक्शन कराना जरूरी होगा, चुनाव कराना आवश्यक होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं कि कार्यकाल समाप्त होने की स्थिति में वही राष्ट्रपति तब तक अपने पद पर रहता है जब तक कि उसके उत्तराधिकारी का निर्वाचन ना हो जाए। यानी कि कार्यकाल समाप्त होने की स्थिति में भी वही राष्ट्रपति तब तक पद पे रहेगा जब तक कि उसके उत्तराधिकारी का चयन ना हो जाए, ठीक है, निर्वाचन ना हो जाए। शेष 4 स्थिति में कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति को लाया जाता है। जो हमने 5 स्थिति बताई हैं, उन 5 स्थितियों में अगर बात की जाए तो पहली स्थिति हमारी कार्यकाल की समाप्ति। अगर कार्यकाल की समाप्ति होती है तो दूसरे व्यक्ति के निर्वाचित होने के तक क्या हो जाएगा कि जब जो व्यक्ति था वही राष्ट्रपति बना रहेगा, उस पद को तब तक चलाता रहेगा। ठीक है, लेकिन जो आपकी 4 स्थिति बची हैं, अगर ये 4 स्थिति होती हैं तो क्या हो जाएगा, तब इसमें दिया है कि इन 4 स्थितियों में क्या होगा, उपराष्ट्रपति को लाया जाएगा और वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। ठीक है, ये बात हो गई। आगे बात करते हैं हम, अब तक 2 राष्ट्रपति की मृत्यु उनके अपने कार्यकाल के दौरान हुई है, जबकि 3 कार्यवाहक राष्ट्रपति बने हैं। 2 व्यक्ति ऐसे हैं जिनकी राष्ट्रपति पद पर रहते हुए मृत्यु हुई है, लेकिन 3 व्यक्ति ऐसे हैं जो कार्यवाहक राष्ट्रपति बने हैं। तो ऐसा क्यों हुआ है, जब व्यक्ति 2 हैं जिनकी मृत्यु हुई है लेकिन बने कार्यवाहक राष्ट्रपति कितने हैं, तो 3 बने हैं। तो देखिए जान लेते हैं। तो पहली बात तो यह हो गई, व्यक्ति हैं बीबी गिरी, जिनका नाम है बीबी गिरी। ठीक है, 3 मई 1969 से 20 जुलाई 1969 तक जाकिर हुसैन के बाद कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। जब जाकिर हुसैन की क्या होती है, मृत्यु हो जाती है, तो उनके जगह पे बीबी गिरी जो उपराष्ट्रपति थे, ये क्या करते हैं, कार्यवाहक राष्ट्रपति का पद संभालते हैं। कितने दिनों के लिए, 3 मई 1969 से लेकर 20 जुलाई 1969 तक। ठीक है, उसके बाद में क्या हो जाता है कि एक व्यक्ति है मोहम्मद हिदायतुल्लाह। ठीक है, क्या नाम इनका है, दूसरे व्यक्ति है मोहम्मद हिदायतुल्लाह, जो कि 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक बीबी गिरी के त्याग पत्र के कारण राष्ट्रपति बने। मोहम्मद हिदायतुल्लाह उस समय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है, ये बात हुई। तो पहली बात ये हो गई, बीबी गिरी जो थे ये जाकिर हुसैन की मृत्यु के बाद में क्या बने थे, कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे। लेकिन जो मोहम्मद हिदायतुल्लाह थे, ये क्या है, ये पहली बात तो ये है कि मोहम्मद हिदायतुल्लाह एक सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश थे, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश थे। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश थे मोहम्मद हिदायतुल्लाह। जब बीबी गिरी उपराष्ट्रपति, मतलब क्या कह सकते हैं, कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाए गए और ये उपराष्ट्रपति थे, तो इन्होंने क्या किया, राष्ट्रपति बनने के लिए अपने पद से भी त्याग पत्र दे दिया, उपराष्ट्रपति के पद से भी इन्होंने त्याग पत्र दे दिया। जब इन्होंने उपराष्ट्रपति के पद से त्याग पत्र दे दिया और राष्ट्रपति तो थे ही नहीं, तो ऐसी स्थिति में क्या हो गया कि जब ना तो राष्ट्रपति है और ना ही उपराष्ट्रपति है, तब क्या होता है कि तब कार्यवाहक राष्ट्रपति का जो पद होता है वो संभालते हैं मुख्य न्यायाधीश, जो भी सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होगा। और उस समय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे आपके एम हिदायतुल्लाह, इसीलिए एम हिदायतुल्लाह को क्या किया गया, ये भैया उपराष्ट्रपति कह सकते हो कि उन्होंने क्या किया, कार्यवाहक राष्ट्रपति का पद संभाला। ठीक है, कब संभाला, तो ये भैया संभाला 20 जुलाई 1969 से लेकर 24 अगस्त 1969 तक। जब इन्होंने 20 जुलाई 1969 छोड़ा था पद, यहाँ से बीबी गिरी ने वहीं से इन्होंने शुरुआत कर दी थी और इन्होंने चलाया था। ठीक है, ये राष्ट्रपति का, इन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति का पद संभाला था। उसके बाद एक स्थिति आती है जब बीडी जत्था, ठीक है, बीडी जत्था एक व्यक्ति थे जो कि फखरुद्दीन अली अहमद, जब फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु हो जाती है तो उनकी जगह पे कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बनाए जाते हैं, तो बीडी जत्था उनकी जगह पे कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाए जा सकते हैं। तो ये आपका हो चुका है कि 2 व्यक्ति मृत्यु हुई थी लेकिन 3 व्यक्ति जो कार्यवाहक राष्ट्रपति बने हैं। तो इसलिए ऐसा हुआ है कि एक जो बीबी गिरी थे वो उपराष्ट्रपति के पद से भी इस्तीफा इन्होंने दे दिया और ना ही राष्ट्रपति था ना ही उपराष्ट्रपति था। तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया। उसके बाद करते हैं अनुच्छेद 71 की। अनुच्छेद 71 क्या कहता है, अनुच्छेद 71 कहता है कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवाद। अनुच्छेद 71 में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित विवाद है और जिनका निपटारा कौन करता है, तो जिनका निपटारा सुप्रीम कोर्ट करती है। ठीक है, ऐसे जो विवाद होते हैं इनका निपटारा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जाता है। ठीक है, कौन करेगा,
तो सुप्रीम कोर्ट इनका निपटारा करती है। और ये बात किससे बताई गई? तो अनुच्छेद 71 में ये बात बताई गई है। उसके बाद आप बात करते हैं अनुच्छेद 72 की। अनुच्छेद 72 क्या कहता है? अनुच्छेद 72 कहता है क्षमादान, ठीक है, क्षमादान की शक्तियां। किसकी? तो क्षमादान की शक्तियां। राष्ट्रपति क्षमा करने से पूर्व किसकी सलाह लेगा? तो भैया क्षमा करने से पूर्व गृह मंत्रालय की सलाह लेता है राष्ट्रपति, और उसकी जो क्षमादान की शक्तियां हैं वो अनुच्छेद 72 में बताई गई है। किसमें बताई गई है? तो अनुच्छेद 72 में कहा गया कि क्षमादान की शक्तियां हैं जो कि राष्ट्रपति इनको क्षमा कर सकता है। किसके माध्यम से? तो राष्ट्रपति क्षमा करते हैं से पूर्व गृह मंत्रालय की सलाह लेता है। किसकी सलाह लेता है? तो गृह मंत्रालय की सलाह लेता है। अब जैसे कि राष्ट्रपति 5 प्रकार से किसी सजा को माफ कर सकते हैं। जैसे कि राष्ट्रपति 5 प्रकार से किसी सजा को माफ कर सकते हैं। किस तरीके से माफ कर सकते हैं? तो पहली बात तो हो गई क्षमा। पहली बात हो गई क्षमा। जब क्षमा की बात आएगी, जब राष्ट्रपति किसी भी सजा को पूरी तरह माफ करता है तो उसे क्षमा कहते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति जो है वो 5 प्रकार से किसी भी सजा को माफ कर सकता है। उनमें से पहली बात है कि क्षमा। जब राष्ट्रपति पूर्ण रूप से किसी भी सजा को माफ कर देता है तो उसको कहा जाता है क्षमा, ठीक है। उसके बाद दूसरी बात आती है लघुकरण, ठीक है। क्या बात आएगी? लघुकरण। लघुकरण में क्या होता है? इसमें राष्ट्रपति सजा के प्रकृति को बदल देते हैं किंतु समय नहीं घटाते हैं। प्रकृति को बदल देंगे लेकिन समय को नहीं घटाएंगे। जैसे कि फांसी की सजा को आजीवन कारावास या फिर 10 साल कठोर कारावास को 10 साल साधारण कारावास में बदल देते हैं। इसमें लिखा है कि लघुकरण के माध्यम से राष्ट्रपति सजा की प्रकृति को बदल देगा, ठीक है। किसको बदल देगा? तो प्रकृति को बदल देगा लेकिन समय नहीं घटाते हैं। समय का मतलब यह जाएगा यहाँ पे, जब फांसी की सजा अगर किसी को दी जाती है तो उसको फांसी की सजा की जगह पे आजीवन कारावास हो सकता है, या फिर 10 साल अगर कठोर कारावास है तो उसको 10 साल कठोर कारावास की जगह पर 10 साल साधारण कारावास हो सकता है, ठीक है। कितना हो सकता है? 10 साल साधारण कारावास हो सकता है। ये हमारी 2 बातें हो गई। तीसरी बात है परिहार, ठीक है। तीसरी बात है परिहार। परिहार क्या होता है? इसमें राष्ट्रपति समय घटाते हैं किंतु प्रकृति नहीं बदलते हैं। उसमें क्या था कि प्रकृति बदलते थे लेकिन समय नहीं घटाते थे। इसमें समय घटाते हैं किंतु प्रकृति को नहीं बदलते हैं। जैसे 10 साल कठोर कारावास को 5 साल का कठोर कारावास कर देंगे, यानी 10 साल अगर कठोर कारावास है तो उसको 5 साल कर देंगे। और इसका प्रयोग फांसी की सजा पर नहीं हो सकता है। जो आपका परिहार है इसका प्रयोग किसमें भैया? तो फांसी की अगर सजा दी गई है तो उस स्थिति में परिहार को हम इस्तेमाल, ये राष्ट्रपति जो है वो इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। और इसमें केवल समय घटाते हैं और प्रकृति को भी नहीं बदलते हैं। समय का मतलब है कि 10 साल अगर कठोर कारावास है तो उसको घटाकर 5 साल का कठोर कारावास कर सकते हैं, ठीक है। चौथी बात है हमारी विराम। जो चौथा तरीका है क्षमा करने का वो है हमारा विराम। और विराम में क्या होता है? किसी कैदी का यदि स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो उसके सजा को कुछ समय के लिए राष्ट्रपति रोक लगा देते हैं। यानी जो उसकी सजा होगी उसकी सजा के कुछ समय के लिए राष्ट्रपति रोक लगा देते हैं, जिसे विराम कहते हैं। विराम में क्या होता है कि जब कोई कैदी है और जो स्वस्थ नहीं है, बीमार हो गया है, और ऐसी स्थिति में क्या आ जाएगा कि कुछ समय के लिए उनकी सजा पे क्या जाएगा? विराम लगा दिया जाएगा कि थोड़े दिनों के लिए अगर कोई ऐसी सजा है तो उसको थोड़े दिनों के लिए रोक दिया जाए, ठीक है। किसी कैदी का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो उसके सजा को कुछ समय के लिए राष्ट्रपति रोक लगा देते हैं, जिसे विराम कहते हैं, ठीक है। ये हो गई चौथी बात। उसके बाद बात करते हैं हम पांचवी बात। कौन सी है? पांचवी है प्रतिलंबन, ठीक है। कौन सी है? प्रतिलंबन। प्रतिलंबन क्या होता है? प्रतिलंबन में होता है कि भैया राष्ट्रपति जब फांसी की सजा को कुछ समय के लिए रोक लगा देते हैं तो उसे प्रतिलंबन कहते हैं। या यह इसलिए लगाया जाता है कि कैदी याचिका कर सके या फिर एक तरीके से कह सकते हैं अपील कर सके, ठीक है। याचिका कर सके या फिर अपील कर सके, ठीक है। ये किस स्थिति में लगाया जाता है? प्रतिलंबन। तो इसमें क्या होता है? राष्ट्रपति जब फांसी की सजा को कुछ समय के लिए रोक लगा देते हैं। किसकी सजा को? फांसी की सजा में।
उसमें क्या था, उसमें भैया जब वो बीमार रहता था तो उसकी सजा को थोड़े दिनों के लिए रोक लगा देते थे, लेकिन इसमें फांसी की सजा को थोड़े दिनों के लिए रोक देते हैं प्रतिलंबन में, ठीक है। और इसलिए ऐसा क्या था कि जिससे वो कैदी याचिका के माध्यम से अपील कर सके, याचिका अपनी लगा सके, ठीक है। नोट में लिखा हुआ है हमारा कि राष्ट्रपति सिविल कोर्ट तथा मार्शल कोर्ट दोनों की सजा को माफ कर सकता है। जो राष्ट्रपति है वो सिविल कोर्ट और मार्शल कोर्ट दोनों की सजा को क्या कर सकता है, माफ कर सकते हैं। कौन माफ कर सकता है, तो राष्ट्रपति कर सकता है। सिविल कोर्ट और मार्शल कोर्ट। मार्शल कोर्ट का मतलब हो जाएगा कि सेना, जिसमें आपकी सेना आती है, सेना की अगर सजा है, सेना की सजा, तो उसको भी राष्ट्रपति माफ कर सकते हैं। लेकिन बात करते हैं राष्ट्रपति की, तो सॉरी राज्यपाल की, तो राज्यपाल भी सजा माफ कर सकता है, किंतु राज्यपाल भी सजा को माफ कर सकता है, किंतु फांसी एवं सेना की सजा को माफ नहीं कर सकता है। या फिर कह सकते हो सेना की सजा का मतलब हो जाएगा मार्शल कोर्ट, ठीक है। मार्शल कोर्ट अगर हो जाता है तो उसको राज्यपाल माफ नहीं कर सकता है, और साथ ही फांसी की सजा भी नहीं माफ कर सकता है, क्योंकि ये दोनों जो शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति के पास हैं, ठीक है। फांसी की सजा माफ करना और सेना की सजा को माफ करना, ये दोनों शक्तियां किसके पास हैं, राष्ट्रपति के पास हैं। राज्यपाल जो सजा है इसको माफ कर सकता है इन दोनों को छोड़कर, ठीक। आगे बात करते हैं अनुच्छेद 77 की। अनुच्छेद 77 क्या कहता है, अनुच्छेद 77 कहता है कि सरकार के सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम पर होंगे। सरकार के जो भी कार्य हैं वो राष्ट्रपति के नाम पर होंगे, चाहे वो आपके देश में हो या फिर विदेश से हो। किसी भी देश से अगर कोई समझौता करना है, व्यापार समझौता करना है, तो वो राष्ट्रपति के नाम पर किया जाएगा, ना कि प्रधानमंत्री के नाम पर। करते प्रधानमंत्री हैं जाकर, ठीक है, लेकिन वो जो भी कार्य किया जाएगा, जो भी हस्ताक्षर किए जाएंगे, वो राष्ट्रपति के नाम पर ही किए जाएंगे, और राष्ट्रपति के नाम पर ही सारे कार्य किए जाते हैं। ये किसमें कहा गया है, ये अनुच्छेद 77 में बताया गया है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं अनुच्छेद 78 की। अनुच्छेद 78 क्या कहता है, अनुच्छेद 78 कहता है कि प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है कि राष्ट्रपति को सरकार द्वारा किए गए सभी कार्यों की जानकारी दे। अनुच्छेद 78 कहता है कि ये प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है, यानी कि पीएम जो होंगे, पीएम की जिम्मेदारी है कि राष्ट्रपति के को सरकार द्वारा किए गए, जो भी सरकार कार्य कर रही है उसके द्वारा किए गए कार्यों की सभी की जानकारी प्रधानमंत्री किसको देंगे, राष्ट्रपति को देंगे। किसके तहत बताया गया है, तो ये बात अनुच्छेद 78 के तहत बताई गई है, ठीक है। अनुच्छेद 77 में कहा गया कि सरकार के सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम पर होंगे, जितने भी कार्य होंगे, लेकिन इसमें कहा गया है कि जितने भी कार्य किए जाएंगे वो सरकार के द्वारा किए गए जितने भी कार्य हैं उनकी जानकारी प्रधानमंत्री किसको देंगे, राष्ट्रपति को देंगे। ये अनुच्छेद 78 में कहा गया है। अनुच्छेद 86 की बात की जाए, अनुच्छेद 86 क्या कहता है कि राष्ट्रपति संसद को अपना संदेश भेज सकते हैं। संसद जो है आपका संसद, तो संसद में क्या हो सकता है कि राष्ट्रपति क्या करेगा, वो संसद को अपना संदेश भेज सकता है। कोई भी बात अगर उसको भेजनी है, कोई बात उसको अगर कहनी है, तो वह अनुच्छेद 86 के तहत राष्ट्रपति संसद से कह सकता है। किसके तहत कहेगा, तो अनुच्छेद 86 के तहत किससे कहेगा भैया, तो संसद से ये बात अपनी कह सकते हैं। कौन कहेगा, तो राष्ट्रपति कहेंगे अनुच्छेद 86 के तहत। उसके बाद करते हैं अनुच्छेद 87 की। और अनुच्छेद 87 क्या कहता है कि राष्ट्रपति अपना भाषण दे सकते हैं। कौन भाषण दे सकता है, जो राष्ट्रपति हैं वो अपना भाषण दे सकते हैं। ये किसमें बताया गया है, तो ये अनुच्छेद 87 में कहा गया है कि राष्ट्रपति अपना भाषण दे सकते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 87 क्या कहता है कि राष्ट्रपति जो हैं वो अपना भाषण दे सकते हैं। 77 में कहा गया है कि सरकार के सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम पर होंगे। 78 में कहा गया है कि सरकार के जितने भी कार्य हो रहे हैं उन कार्यों की जानकारी प्रधानमंत्री खुद राष्ट्रपति को देंगे। अनुच्छेद 86 कहता है कि राष्ट्रपति संसद को अपना संदेश भेज सकते हैं। कोई अगर जानकारी देनी है तो वो भी अनुच्छेद 86 के तहत ही भेज सकते हैं। अनुच्छेद 87 कहता है कि राष्ट्रपति अपना भाषण दे सकते हैं। जो इनका स्पीच होता है वो भैया किसके तहत दे सकते हैं, तो स्पीच अपना दे सकते हैं अनुच्छेद 87 के तहत, ठीक है। अनुच्छेद 87 के तहत दे सकते हैं, ठीक है साथियों। तो यहां तक हमने अनुच्छेद 87 तक पढ़ा है। और इसके बाद
जो शुरू होती हैं वो राष्ट्रपति की कुछ जो शक्तियां हैं, जैसे कुछ वीटो पावर है और या अनुच्छेद 352 है, 356 है, ऐसी जो शक्तियां हैं उनके बारे में हम बात करेंगे अगले वीडियो में, क्योंकि वो हम उनमें विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे, इसलिए इस वीडियो में उनको शामिल नहीं किया है। तो जो राष्ट्रपति की शक्तियां हैं उसके लिए अगला वीडियो आपके लिए स्पेशल आएगा, जिसमें हम शक्तियों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत।